हेलो एवरीवन, खमा गणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ के अकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कॉन्जुगेशन। जी, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, है ना। तो जो कॉन्जुगेशन है, इसको पढ़ने से पहले, यहाँ तक आने से पहले हमें दो टर्म्स पढ़नी है। दो टर्म्स हमें आनी चाहिए। पहली है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और सेकंड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, इसका नाम क्या है? ब्यूटाडाइन, है ना। क्या है ये हमारा? ब्यूटाडाइन। यहाँ पर हमें क्या है? पाई बॉन्ड्स। क्या है वो भी? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड्स है। ये है हमारा पाई बॉन्ड, राइट। देखिए, जो पाई बॉन्ड है बच्चों, पाई बॉन्ड ये किससे मिलकर के बना होता है? कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स। किससे? ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स। ये कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से मिलकर के नहीं बनता है। कौन? पाई बॉन्ड। क्योंकि ये हमेशा पार्शियल ओवरलैपिंग, यहाँ पर हमेशा क्या होती है? पार्शियल ओवरलैपिंग। करेक्ट है, क्योंकि पाई बॉन्ड में हमेशा पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, और पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं हमारे पास? पाई बॉन्ड। हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है, राइट। हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर इसकी पार्शियल ओवरलैपिंग हम करवाते हैं, अगर हम इसकी पार्शियल ओवरलैपिंग करवाते हैं, तो ये वाले जो लोब्स हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाते। सिर्फ नीचे वाले जो लोब्स हैं, यही लोब्स क्या होते हैं? आपस में ओवरलैप कर पाते हैं। और पाई बॉन्ड में हमेशा ही दो ओवरलैपिंग जोन होते हैं। कितने ओवरलैपिंग जोन होते हैं? दो ओवरलैपिंग जोन होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सिर्फ प्योर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या होता है? हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है? चलिए, ये डाटा क्लियर हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पर है हमारा कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें हमने अभी पाई बॉन्ड्स नहीं, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं करवाई है, और हमने क्या किया? यहाँ पर प्योर पी ऑर्बिटल्स डिनोट किए हैं, राइट। प्योर पी ऑर्बिटल्स हमेशा क्या होंगे? हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्लियर है? देखिए, होता क्या है, ये पाई बॉन्ड और ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर सकते हैं? ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? क्या ऐसा भी हो सकता था? ऐसा क्यों हमने नहीं किया? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर दें। क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग क्यों नहीं की? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी हो सकता था, राइट ना। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? देखिए, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है, देखिए फटाफट से, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड of electron, lone pair of electron, if electron density of pi bond of electron, lone pair of electrons are equally distributed on p orbital of compound। क्या? p orbital of compound। अगर किसी भी, सपोज अगर ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
हो सकती है वो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने नियरेस्ट, या फिर आप यहाँ पे लिखिए अनदर पी ऑर्बिटल ऑफ कंपाउंड, अगर ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनदर पी ऑर्बिटल ऑफ कंपाउंड के साथ क्या हो, इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जरा यहाँ पर देखिए, ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हमने जो बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इन दो कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में ही क्या हो, 100% हो। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% इन ही दो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट हो। यहाँ तक का समझ में आ रहा है? ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हर एक कार्बन एटम पर क्या है, इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन्स पे भी होगी, इन कार्बन्स पे भी होगी, और इस कार्बन पे भी होगी, और इस कार्बन पे भी होगी। सिमिलरली इन पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इन पे भी होगी, इस कार्बन पे भी होगी, इस कार्बन पे भी होगी, और इस कार्बन पे भी प्रेजेंट होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक एटम पे प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कैसे मूव की है, इसकी रीजन ये है क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, एक दूसरे के प्लेन में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके साथ भी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, यहाँ तक का क्लियर है? तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग समझ में आया। सिमिलरली इसे हम जो है, इसी यही रीजन है कि कई बार हम इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डेस 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 डेस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ईच एंड एवरी पी ऑर्बिटल्स, हर एक पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या आप लोगों की क्लियर है? यस और नो? सिमिलरली बेंजीन का आप देखते होंगे कुछ इस प्रकार से बेंजीन में आप देखते होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड के प्लेसेस पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिससे हम रेजोनेटिक हाइब्रिड बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? रेजोनेटिक हाइब्रिड। इसका मीनिंग यह है कि बेंजीन में प्रेजेंट डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईच एंड एवरी कार्बन पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी कार्बन पे या फिर सभी पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये 100% इन्हीं दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट है? अभी समझ में आया कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि जो CH2 प्लस है और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर भी देखिए CH2 पे क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, जैसे हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सिमिलरली इसको अगर हम ऐसे शो करें तो जो पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल्स क्या है, इन पी ऑर्बिटल्स के क्या है,
साथ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने की वजह से ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सभी पी ऑर्बिटल्स में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? यस और नो? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलिए। तो डीलोकलाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। एक और खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहले इसको रफ करते हैं और फिर करते हैं। देखिए जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। नेवर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसको नोट लगा करके आप लिखें कि नेवर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वली सभी पी ऑर्बिटल्स में सभी एटम्स के साथ क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये 100% किसी एक एटम पे स्पेसिफिकली नहीं होते हैं, ये सभी के साथ क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इक्वली। इसीलिए हम इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है, हमारा जो पायरोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था sp3, ये सुनो, लेकिन यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है बच्चों, sp2। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सभी एलिमेंट्स पे, इन सभी एटम्स पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, इनके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, कॉन्जुगेशन हो जाता है ना। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी वजह से हम इन्हें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। और नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा, sp2। सिमिलरली आप देखें तो यहाँ पर भी अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp2। कैसे? देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर, इसको अगर हम इसको खोल करके लिखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ये समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। ये लोन पी ऑर्बिटल्स हैं और ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन, सही साहब जी, कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर क्या है, पी ऑर्बिटल्स है। ये दोनों पी ऑर्बिटल्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल्स क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के प्लेन में है, जिसकी वजह से क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? चलिए अभी हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। किसकी? कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की। देखिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अगर आपको बहुत आसान है, इसको सिंपल डेफिनेशन में आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसका मतलब है कि सिस्टम, रीडिंग लगा के लिखिएगा, system in which delocalized electrons present। तो ऐसे सिस्टम जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे सिस्टम जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। जैसे कि सिमिलरली हमारा ये ब्यूटाडाइईन है। क्या है ये हमारा? ब्यूटाडाइईन है। इसमें हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
कौन से पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम इसको कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं, अरे हाँ यार कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारे क्या है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमारा क्या है, अगर यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिसमें भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सिस्टम ऑटोमेटिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। इसको आप और भी एक तरीका है, और वो ये कि अगर किसी सिस्टम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेट प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सिस्टम्स को भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। और अल्टरनेट अगर प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलते हैं, उससे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि हमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को अल्टरनेट लिख करके कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख दें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि अगर हमने CH2 प्लस दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, अभी क्या ये सिस्टम भी हमारा क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के, समझ में आ रही है, एक दूसरे के अल्टरनेट है क्या, नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर CH2 प्लस अगर हमने यहाँ पे OH दे दिया तो क्या ये एक दूसरे, ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो क्या यहाँ पर अल्टरनेट है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, नहीं है। तो कहने का मतलब सिंपल वे में, अगर कोई भी सिस्टम जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, सिंपल से डेफिनेशन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जो है वो कैसे हमें दिखाई देते हैं, एग्जांपल्स लिख लीजिए फटाफट से आप। देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है ब्यूटाडाइन, ये भी हमारा क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिमिलरली अगर हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें, ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिमिलरली अगर हम C डबल बॉन्ड O NH2 तो ये भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ इस प्रकार से क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये क्या हमारे प्योर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे ये लोन पेयर्स। ठीक है, और इधर p ऑर्बिटल्स है तो इसके साथ में होंगे ये डीलोकलाइज्ड होंगे। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारे क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। सिमिलरली आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां पर भी ऐसा सिस्टम जिसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सिस्टम्स हमेशा ही क्या होंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होंगे। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप पायरोल जैसा कि हमने लिखा था, सिमिलरली फ्यूरेन, थायोफिन लिख लीजिए पहले क्या है, ठीक है। सिमिलरली आप फ्यूरेन लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी प्रकार से आपके बेंजीन भी हो गया। तो सिर्फ भर के एग्जांपल्स पड़े होते हैं जिसमें क्या आते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सिस्टम क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे, अब इन दोनों ही टर्म्स को पढ़ने के बाद हम फाइनल चलते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। फाइनल चलते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसमें क्या है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो फेनोमेनन which in possible shifting
ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ऐसा फेनोमेनन जिसमें delocalized इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पॉसिबल हो, वो फेनोमेनन कहलाता है हमारा कॉन्जुगेशन। जैसे कि ये है हमारा डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या है डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या कॉन्जुगेटेड सॉरी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए, अगर इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाए, तो ये जो शिफ्टिंग वाला जो फेनोमेनन है, ये वाला जो पूरा फेनोमेनन है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन एन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिफ्टिंग और लगा करके लिख सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, ये जो फेनोमेनन है, these phenomenon is called क्या, conjugation। ओके, क्या कहलाएगा हमारा, conjugation। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले उन दोनों चीजों को समझना होगा, डीलोकलाइजेशन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर ये जो टर्म्स आ रही है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये फिर समझ में नहीं आएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या, ये जो फेनोमेनन हो रहा है शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो रहा है, फेनोमेनन हो रहा है, इसको में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, इसका डीलोकलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, और इस शिफ्टिंग, ये जो फेनोमेनन है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। सिमिलरली यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन है, ये भी हमारा क्या है, कंप्लीट एक कॉन्जुगेशन है। तो ये पूरा जो फेनोमेनन है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्जुगेशन कहलाता है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग का जो फेनोमेनन है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, अभी जो कॉन्जुगेशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ऑल कार्बन्स यानी कि ऑल एटम्स वो क्या होने चाहिए, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यही क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि या तो वो sp हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। ओके, दोनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो सकता है और कॉन्जुगेशन होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए sp2 है, ये सारे कार्बन्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है, क्या है, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड के प्लेसेस पे ट्रिपल बॉन्ड किया तो भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। और यहाँ पे ये क्या है, हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये भी हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चले, देखिए अभी एक पॉइंट आता है कि जो कॉन्जुगेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को भी हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम की जो एनर्जी है, वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या होती है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है। और हमारे पास एनर्जी का एक रिलेशन होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/nu, यानी कि एनर्जी जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी कि कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी।
साथ ही न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ये सुन लो, यानी कि अगर कॉन्जुगेशन होता है तो एनर्जी डिक्रीज करती है एंड वेवलेंथ इंक्रीज करती है। क्या ये रिलेशन समझ में आया आप लोगों के? अरे हाँ या ना, हाँ या ना। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h बाई लेमडा। इसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा। तो न्यू के प्लेस पे हमने क्या किया, 1 बाई लेमडा को पुट कर दिया और ये रिलेशन निकाल दिया। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और एनर्जी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होने वाली। कॉन्जुगेशन की वजह से ई डिक्रीज करता है तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये रिलेशन फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन। किस पे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा C, यहाँ पे हमने लगाया PH और यहाँ पे लगाया PH, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे है PH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हमारा है ट्रांस और ये है हमारा सिस एल्कीन, राइट। मुझे आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से किसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्जुगेशन है, किसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्जुगेशन है, राइट। देखिए कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसको पहले आप खोल के लिखिए अच्छे से। क्या इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये सुन लो, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर है कार्बन कार्बन, ये है हमारा, आपको दिख पा रहा होगा शायद, आई होप कि दिख जाए आप लोगों को। ओके अभी देखिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, फिनाइल रिंग है, ये है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा हाइड्रोजन। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ अगर हम देखें और यहाँ पर देखें तो डिफरेंस ये नजर आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या है, रिपल्सन, क्योंकि ये दोनों ही पास पास आ गए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हिंड्रेंस, क्या है यहाँ पर हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस की वजह से क्या होगी, जैसे ही हिंड्रेंस आएगी तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकती है, रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। और जैसे ही ये फिनाइल रिंग रोटेट होगी तो इसकी क्या होगी, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी, और अगर प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो कॉन्जुगेशन अब इतना प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लेनरिटी क्या हो गई, अब डिस्टर्ब हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, तो क्या होगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर एक प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारा सिस्टम क्या है, पूरी तरीके से प्लेनर है। क्या है हमारा, पूरी तरीके से सिस्टम प्लेनर है, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगी, और कॉन्जुगेशन होगी तो फिर एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या एनर्जी सबसे कम है और यहाँ क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या है, थोड़ा अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है। अब इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी सबसे कम है, यहाँ वेवलेंथ वो सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन पे। देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन का हल्का सा हम आइडिया ले लेते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वो क्या थे, लीनियर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स थे। क्या थे, लीनियर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स। अभी हम देखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या है ये, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए अगर सपोज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से कोई एक एग्जांपल है, सपोज इस प्रकार से, क्या होगा यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर जो है, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा क्या है, एक प्लेनर सिस्टम हो गया। ये हमारा सिस्टम क्या है, प्लेनर है। तो ऐसा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन वो कॉन्जुगेशन, ऐसा कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन का वर्ड कॉन्जुगेशन मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स
जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, उनकी शिफ्टिंग हो रही है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, सारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जो है होगी, ये यहाँ पे जाने वाला और ये यहाँ पे जाने वाला। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक समय पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पर एक प्लेस पे केवल एक ही क्या हो रही है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है ना। यानी कि दो से ज्यादा क्या यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, लेकिन शिफ्टिंग सिर्फ एक की ही हो पा रही है, एक समय पे एक की ही शिफ्टिंग हो पा रही है। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा क्या होगा, ये यहाँ पे मूव करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये फर्दर वापस से यहाँ पे और ये फर्दर वापस से यहाँ पे, फिर से वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये वहां पे वापस और फिर ये यहाँ पे वापस, यानी कि एक समय पे सिर्फ एक ही बार क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, एक ही मल्टीपल बॉन्ड का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। एक ही मल्टीपल बॉन्ड की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो इसे बोलते हैं हम क्रॉस कॉन्जुगेशन, यानी कि एक समय पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड क्या जाए, कॉन्जुगेशन में जाए, उसी की क्या हो, शिफ्टिंग हो, और दूसरे की शिफ्टिंग नहीं होती। एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हों लेकिन एक समय पे सिर्फ एक ही बॉन्ड की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ है ना, क्लियर है ना? तो चलिए अभी यहाँ पर एक ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारे एरोमेटिक की, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देन लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन, ओके, एंड देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ तक का क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स तो हमेशा ही क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स और क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप यहाँ पर कॉन्जुगेशन के प्लेस पे क्या लिखे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या लिखे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और यहाँ पर भी आप लिखे सिंपली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओके। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एरोमेटिक्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अभी नीड नहीं है, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आपको कुछ टर्म्स जैसे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं, लीनियर कॉन्जुगेशंस, क्रॉस कॉन्जुगेशंस में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, और ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि लेक्चर आपके कुछ समझ में आया होगा, और आना चाहिए, अच्छी बात है अगर आता है तो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।